नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि बिहार पुलिस 21,391 के लिए मैं आपको क्लास कंटिन्यू उपलब्ध करा रहा हूं, तो आज का जो वीडियो है वह ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह तीसरा वीडियो है ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं। देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट को अलग अलग करके आपको दे रहा हूं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जब आप जाएंगे तो बिहार पुलिस VVI क्वेश्चन करके सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको जा करके देखें। देखिए, मैं साफ साफ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पर। लेटेस्ट पैटर्न अब कहेंगे कि कहाँ से ले आए आप, तो जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उन सारे टॉपिक को मैं छाटा हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके इर्द गिर्द से सारे क्वेश्चन को उठा करके मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो यह जो वीडियो होने वाला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को देखें और एंजॉय करें। तो पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में किस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल की बात की जा रही है, तो उस समय किसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है? तो उस समय की बात की जाए तो दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। किसे जाना जाता था बच्चों? छत्तीसगढ़ को। प्रश्न संख्या 2, किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है? किसे? पूर्वोत्तर का मतलब किस राज्य को? सीधा सा मतलब है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किस राज्य को कहा जाता है? तो असम को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, याद कर लीजिए। असम को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है। किस राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? अच्छा, अभी यहाँ पर पूछा गया था कि पूर्वोत्तर का प्रहरी, और अभी पूछा जा रहा है कि किस राज्य को पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार, तो वह भी असम ही हो जाएगा। असम को ही पूर्वोत्तर राज्य का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 चलते हैं। नेफा, देखिए बहुत बार पूछा गया है नेफा का पूछता है कि फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? मतलब सीधा पूछेगा आपसे कि नेफा किसका प्राचीन नाम है, ठीक ना? पूछ देगा आपसे कि नेफा जो है वह किसका प्राचीन नाम है, तो आप बताएंगे कि नेफा जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है, ठीक ना? यह नेफा से अरुणाचल प्रदेश कब बना? अगला प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा कि नेफा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में कब तब्दील हुआ? नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में कब जाना गया? सीधा सा प्रश्न है। 20 जनवरी 1972, डेट याद रखिएगा। 20 जनवरी 1972 को जो नेफा है वह अरुणाचल प्रदेश के रूप में तब्दील हो गया है। बढ़िया प्रश्न है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, अब तो नेफा से अरुणाचल प्रदेश हुआ 20 जनवरी 1972 को, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 20 फरवरी, यानी कि 1 महीने बाद। लेकिन वर्ष 1987, उसी साल नहीं है, 1 महीने बाद। और साल कितना? 15 साल, क्योंकि वो 72 में हुआ था और ये 87 में हुआ है। 1 महीना और 15 साल। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 1987 में। ओके, चलिए, 87 में 3 राज्य को दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, तीनों को दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए आ ही गया 7वां नंबर प्रश्न आपको दिख ही गया है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को, देखिए अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी को दिया गया, लेकिन गोवा को उसी वर्ष दिया गया है, लेकिन मई में दिया गया है और 30 मई को दिया गया है। ये भी ध्यान देना है आपको सीक्वेंस में दे देगा कि निम्न में से इसको क्रम में सजाएं कि इसको पहले दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987, वहीं गोवा की बात की जाए तो 30 मई 1987। ध्यान दीजिएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कह रहा है कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो गुजरात। जी हाँ, गुजरात में सर्वाधिक कपास होता है। कपास काली मिट्टी की फसल है, ये भी ध्यान देना है। काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत संख्या में है, बहुयात मात्रा में ज़्यादा फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लें। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र, एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र, उसका नाम क्या है? अब अगर कभी नाम पूछ ले तो बताएंगे शिव समुद्र, जो कि कर्नाटक में है। कब स्थापित किया गया है? सीधा सा प्रश्न। इसमें 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र जिसका नाम है शिव समुद्र को कर्नाटक में, कहाँ में है? तो कर्नाटक में। कब स्टेबल हुआ? कब स्थापित किया गया? तो भैया 1902 ईस्वी में। 3 प्रश्न। एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र तो शिव समुद्र, कहाँ में है? कर्नाटक में। कब स्थापित हुआ? 1902 ईस्वी में। 3 प्रश्न इससे आपको क्लियर हो गए हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलें।
अच्छा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग को पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां जाकर निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करिए। देखिए 21,391 में इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, इतना जो बोझ है उसको दूर करना है। कैसे करेंगे? ईमानदारी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। ये नहीं कि सिवाय केवल मेरे से ही पढ़ के आपको सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेक्शन आपका 100% होगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी भी करें, सबसे बेहतर है। चलिए, महाराष्ट्र में अरब सागर का तटीय मैदान भाग क्या कहलाता है? महाराष्ट्र में देखिए, भारत का एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट में जो महाराष्ट्र का इलाका है, ये पूछा है कि महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है। अच्छा, केरल का तट पूछे तो मालाबार तट बताएंगे। महाराष्ट्र का तट जो है वह कोंकण तट है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में अरब सागर का तटीय मैदान, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। भारत का जब आप निचला पोर्शन देखते हैं तो ऐसे ही बना हुआ है ना। तो अरब सागर का तटीय जो मैदान है, ये वाला, ये तटीय जो भाग है, यह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर केरल की बात कर दी जाती तो बता देते हैं कि मालाबार तट। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गारो खासी जयंतिया, जी हाँ, गारो खासी जयंतिया आदिवासी मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो यह निवासी मेघालय में है। मेघालय जो मेघालय है ना, मेघालय जब भारत का नक्शा आप देखेंगे तो 3 पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, इसी सीक्वेंस में है, गारो खासी और जयंतिया, बीच में खासी है, ये पहाड़ी है, इसी के नाम पर यहाँ जनजाति भी रहती है। तो यह कौन सी जनजाति है? गारो खासी जनजाति। कहाँ में? तो मेघालय में। चलिए 12 नंबर प्रश्न मैं जिक्र करता हूं, ये वाला जो टॉपिक है इस पर वीडियो बनाया हूं, कहाँ में, किस देश में क्या नाम से जाना जाता है, सब कुछ आपको मिलेगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, स्लैश एंड बर्न मतलब कर्तन और दहन, मतलब काटो और जलाओ, खेती किस राज्य में प्रचलित है? तो यह नागालैंड में प्रचलित है। इसका नाम भले नागालैंड में, देखिए हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है, हर राज्य में अलग अलग नाम है। कुछ देशों में इसका नाम है अलग अलग, जैसे मिल्पा कहाँ में नाम है, या फिर बेबर दहिया कहाँ में इसका नाम है। या ऐसे पूछ देगा कि झूम कृषि को किस राज्य में बेबर दहिया के नाम से जाना जाता है, पोडुपेडा के नाम से जाना जाता है। तो इस पर वीडियो में बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिए। वैसे यहाँ पर थंबनेल भी लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, यही थंबनेल है और अब जाकर के वीडियो देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, नागालैंड में प्रचलित हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है किस विभाग के द्वारा? हार्नबिल उत्सव जो है वह पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में। अच्छा, ये करंट में भी पूछता है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो अभी फिलहाल नागालैंड में मनाया गया था, लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14, पेप्सी नहीं बाबू, पेप्सी नहीं, पेप्सी थम्सअप नहीं, पेप्सू जो है को पंजाब में कब मिला लिया गया? मतलब पेप्सू को पंजाब में तब्दील कर दिया गया वर्ष 1956 में पेप्सू को पंजाब में तब्दील कर दिया गया। 15 नंबर, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न है। जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध, तो जल्लीकट्टू का त्योहार संबंध है जो तमिलनाडु से है। जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे जापानी भाषा। चलिए 17 नंबर, सुनामी लहरों की दृष्टि से सबसे संवेदनशील स्थिति किस महासागर की है? मतलब सुनामी लहर सबसे ज़्यादा कहाँ आने की संभावना है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील तट जो है वह कौन है, क्षेत्र है? तो वह प्रशांत महासागर है, ध्यान दीजिएगा। किस महासागर के आसपास ज्वालामुखी फटने की क्रिया के कारण उसे अग्निवलय यानी रिंग्स ऑफ फायर, आग का वलय, पूरा जब देखेंगे आप रिंग्स ऑफ फायर सर्च करिएगा गूगल में तो आपको एक दिखाई देगा पूरा लाइट जलता हुआ, वही है ज्वालामुखी फट के वहाँ वो रोशनी हुई है, उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है। आपसे पूछता है कि रिंग ऑफ फायर की घटना कहाँ देखी जाती है? तो प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर। 19 नंबर, भारत ने हिंद महासागर में किस वर्ष आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली आरंभ की है? तो आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत ने वर्ष 2007 में प्रारंभ करी है। 20 नंबर, देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ 1 जून 2016। देश की पहली आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ 1 जून 2016। चलिए 21 नंबर, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? आपको पता है दोस्तों कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, यह कब हुई थी?
तो दिसंबर में हुआ था 2 दिसंबर और 3 दिसंबर वाली रात जो है उसी में हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में यह हुआ था। चलिए अगला 22 नंबर, भोपाल गैस कांड किस कंपनी में घटना हुई थी? भोपाल गैस जो हुआ था वो किस कंपनी में रिसाव के कारण हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड कारखाना का नाम है यूनियन कार्बाइड, इसी कारखाने में रिसाव के कारण ऐसा हुआ था। शिवकाशी आतिशबाजी आपदा, देखिए 2-3 आपदा है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एक है शिवकाशी आतिशबाजी, आतिशबाजी मतलब आप जान ही रहे होंगे। तो शिवकाशी आतिशबाजी आपदा जो है वह 2012 में तमिलनाडु में हुआ। पूछता है कि शिवकाशी आतिशबाजी आपदा किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में। आपदा उपकर लगाने वाला राज्य, आपदा उपकर लगाने वाला राज्य जो है वह केरल है। कौन सा है? केरल है, ध्यान दीजिएगा। वही बाढ़ उपकर भी लगाया गया है। जब अगर बाढ़ को पीड़ित को सहयोग देने के लिए या कोई आपदा को सहयोग देने के लिए लोगों से कुछ पैसा लिया जाता है और उनको क्या किया जाता है कि दिया जाता है ना, तो ये राहत पहुंचाया जाता है। 26 नंबर, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी, ध्यान समझना है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो पता है आपको कि भारत ये है ना, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका अलग होता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से, ध्यान दीजिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप, 2 प्रश्न बनेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो बैरनदीप। और ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह पर। कहाँ भैया? अंडमान द्वीप समूह पर। 28, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है। जहाँ राष्ट्रपति भवन है वही है दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा। डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो डेक्कन पास जो है वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ध्यान दीजिएगा। डेक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। केरल की शांत घाटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। केरल के शांत घाटी में बच्चों पादपों की जो है दुर्लभ प्रजातियां हैं और प्राणियों की भी दुर्लभ प्रजातियां हैं। जहाँ लुप्त हो रही हैं वो प्रजातियां वहाँ मिल रही हैं। केरल स्थित शांत घाटी जो है इसको रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो केरल में जो शांत घाटी है, मौन घाटी है, जो साइलेंट वैली है, इसको वर्ष 1973 में घोषित किया गया है रिजर्व क्षेत्र। चलिए, नल्ला मल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है। चलिए 33 नंबर, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसका नाम है ड्यूरेंड रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ? देखिए 2 प्रश्न बनेगा। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा है? तो बताएंगे ड्यूरेंड लाइन। कब निर्धारण हुआ इसका? तो 1896। ओके, चलिए। किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अच्छा, ये बता दीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अभी वर्तमान में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे और नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बताएंगे। मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। चलिए, किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अब रेखा है वह ड्यूरेंड रेखा ही है। पहले वो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा हो गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 35, भारत की सबसे लंबी झील, तो बेम्बांड झील है। बेम्बांड झील कहाँ में है? तो केरला में है। कहाँ में भैया? केरला में है। बेम्बांड झील इसे पूर्णमदा झील भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी झील, लंबी की बात की जा रही है तो बेम्बांड झील, और इसे पूर्णमदा झील भी कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी, ध्यान से सुनिएगा, नाम दोनों का याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वह देवप्रयाग में है। कहाँ में है? देवप्रयाग में। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी, डेल्टा नहीं एस्चुरी, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है तो नर्मदा हो जाएगा। ओके, नर्मदा नदी का ज्वार नदमुख जो एस्चुरी है वह कहाँ में बनता है? किस जगह पर बनता है? तो यह खंभात की खाड़ी में बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? खंभात की खाड़ी में बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39, रेड क्लिफ लाइन जो है इसका निर्धारण कब हुआ है? तो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ है। कब हुआ है? 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, निर्धारण 1947 में हुआ है। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर गल्फ महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो ध्यान देना है। चलिए 41 नंबर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय जो वह कहाँ में है बच्चों? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना जो है वह 1890, तारीख की बात करें तो 13 फरवरी, जी हाँ 13 फरवरी 1890 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की जो है स्थापना हुई है। ऑपरेशन फ्लड, आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दूध से है। ईस्वी की बात की जाए तो 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है। ऑपरेशन फ्लड पूछता है, ऑपरेशन फ्लड दूध से। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? कॉफी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग पीते भी होंगे। तो भारत में जो कॉफी उगाई जाती है उसकी अधिकतम जो किस्म है, मतलब किस किस्म की ज़्यादा उगाई जाती है, तो अरेबिका कॉफ़ी, और ये बढ़िया कॉफ़ी भी है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है, गेहूं की खेती के लिए सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी की भी जरूरत नहीं है, सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। काटो और जलाओ, अभी हमने पढ़ा स्लैश एंड बर्न, उसी को झूम कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ नाम दिया गया है तो स्थानांतरित कृषि कह लें, या फिर झूम कृषि कह लें, या स्लेश एंड बर्न कह लें, कर्तन दहन कह लें, तो ये सारा इसी का नाम है। इस पर वीडियो बनाया हूँ, देखिएगा जरूर, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। 47, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? किस राज्य में थोरियम का जो अयस्क है मोनाजाइट, उसका भंडार मिला है? तो केरला में है, और सबसे ज़्यादा भी केरल में ही है। कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वह लकड़ी नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो ये लकड़ी की बात की जा रही है, कोयले की बात नहीं की जा रही है। लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कब बनेगा? जब वो दबेगा, सड़ेगा, बहुत समय के बाद जीवाश्म ईंधन में तब्दील होगा। ओके। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, बहुत बढ़िया प्रश्न है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह वह है गोंड। क्या है बच्चों? गोंड है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात की जाए तो गोंड है। सरिस्का और रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? पूछा हुआ प्रश्न है कि सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? तो यह टाइगर रिजर्व है, यानी कि बाघ अभ्यारण्य है, तो ये बाघों के लिए सुरक्षित स्थान है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 50 प्रश्न, हाँ 50 ही थे, 50 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इनका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के PDF भी ले सकते हैं। फिलहाल अगर और कोई समस्या या और कोई जानकारी लेनी है किसी अन्य वीडियो के बारे में, या फिर किसी क्वेश्चन के बारे में, या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है जिसको आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। हम या तो टेलीग्राम पर उसका सॉल्यूशन, या तो फिर वीडियोस के माध्यम से भी उसको मैं डील करूंगा, है ना। तो फिलहाल वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। बाकी PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिए। PDF देखिए, मैं फिर एक बार बता दूं, एक बार वीडियो देखिए, फिर वीडियो देखने के बाद उसी दिन आप PDF देखिए तो रिवीजन हो जाएगा, और जब एग्जाम नज़दीक आए, जब एग्जाम डेट नज़दीक आए तो PDF से एक बार और रिवीजन कर लीजिए, तो ये आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे करके आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।